हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आपकी ये क्लास 8 के सब्जेक्ट सिविक्स का चैप्टर 20 है और ये इसके थर्ड पार्ट का एक्सप्लेनेशन है। ओके, फर्स्ट 2 पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। आगे हम देखेंगे, हम पढ़ रहे थे मेन प्रिंसिपल्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हम 3 प्रिंसिपल्स पढ़ चुके थे। चौथा जो प्रिंसिपल है पंचशील, ये हमारे सामने है, चलिए देखते हैं। The idea of Panchashil came up on Tibet issue when India and China signed a treaty on May 29, 1954। तो ये जो पंचशील एक तरह का एक पैक्ट था बेटा, जो कि साइन हुआ था जब तिब्बत इशू हुआ था हमारे यहाँ, तिब्बत को लेकर के इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये एक ट्रीटी साइन की गई थी दोनों देशों के द्वारा 29 मई 1954 को, ठीक है। तो ये जो शब्द है, वर्ड है पंचशील, ये एक संस्कृत वर्ड पंच और शील से डिराइव हुआ है, बना हुआ है, जिसका मतलब होता है 5 रूल या 5 कंडक्ट या 5 प्रिंसिपल्स, जिसे दोनों देश फॉलो करेंगे। ओके, क्या थे ये 5 रूल्स? तो बेटा पहला पंचशील का प्रिंसिपल है म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी। इसका मतलब है कि दोनों देश, है ना, जिन देशों के बीच में ये साइन हुआ है पंचशील, दोनों देश अपने अपने एरिया की, अपने अपने इंटीग्रिटी, अपने अपने सोवेरेनिटी, अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे, अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए समर्थ हैं। ठीक है, मतलब कोई भी देश किसी भी देश के मामलों में उसकी ज़मीन पर इंटरफेरेंस नहीं करेगा, अपना हक नहीं जताएगा। नॉन एग्रेशन, गुस्से से किसी भी तरह का काम नहीं लिया जाएगा, कोई भी बातचीत होगी वो शांति से सॉल्व होगी। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, अपने देश के मामलों में कोई, दोनों देश में से कोई भी देश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दखल नहीं देंगे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों देश एक दूसरे को समान अधिकार देंगे, समानता है ना, रिस्पेक्ट देंगे, इक्वल रिस्पेक्ट देंगे और एक दूसरे के हित के लिए काम करेंगे। एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांति से काम करेंगे, शांति प्रिय रिलेशंस बना के रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम बाकी के हमारे प्रिंसिपल्स फॉरेन पॉलिसी के। सपोर्ट फॉर वर्ल्ड पीस, तो इंडिया इज़ द ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूएन। यूएन का मेंबर है हमारा देश, जो कि एक ग्लोबल पीस के लिए वर्क करता है ना, वैश्विक शांति के लिए, पूरे विश्व में शांति बनी रहे। इसके अलावा हमारे देश और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, जैसे कि ILO है, यूनिसेफ है, FAO है, यूनेस्को है, जो लोगों के हितों के लिए काम करते हैं। ठीक है, सेकेंड है सपोर्ट ऑफ डिसआर्मामेंट। तो हमारे देश ने बेटा शुरू से ही, डिसआर्मामेंट का मतलब होता है हथियारों का उपयोग ना करना। ठीक है, ना ही हथियार बनाओ, ना ही उनका उपयोग करो। तो आर कंट्री ऑलवेज अपोज्ड द आर्म्स रेस, है ना, हथियारों की जो दौड़ा भागी लगी हुई है देशों के बीच में। हमारे पास ये है, हमारे पास एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, ऐसा वेपन है, वैसा रॉकेट है, सो एंड सो। तो हमारे देश ने शुरू से ही ये कहा है कि हमें हथियार बनाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम बना के रखेंगे तो कभी ना कभी हम उसका इस्तेमाल तो करेंगे ही। हालांकि हम ऐसी लड़ाई लड़ें जो बिना इस तरह की, जैसे कि न्यूक्लियर एटम बॉम्ब्स हैं ना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स कितने डिस्ट्रॉयबल होते हैं, कई पीढ़ियों तक इनका असर दिखता है। इस तरह के जो आर्म्स हैं वो बहुत पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक तरह से ख़राब है ना, बुरे हैं। तो हर देश को ये चाहिए कि डिज़ार्मामेंट करे, अपना पैसा, अपने रिसोर्सेज मतलब आर्म्स एम्यूनिशन बनाने के बजाय देश को डेवलप करने में लगाए, लड़ाई झगड़े ही ना करें, तो आर्म्स का इस्तेमाल होगा ही नहीं। राइट, न्यूक्लियर पॉलिसी देखेंगे बेटा, तो न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया इज़ अगेंस्ट द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर पावर इन वॉर। हमारे देश ने शुरू से ही न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है ना। इवन हमारे जो फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ये भी कहा था कि हम, अगर हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, आज के डेट में तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन हमारी अगर किसी ऐसे देश से हमारी लड़ाई होती है जिसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो हम अपना न्यूक्लियर पावर उनके अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप सोचिए कि जिस देश की ऐसी सोच हो सकती है वो कितना ज़्यादा पीसफुल देश होगा। राइट, तो हमने हमेशा कोशिश की है कि न्यूक्लियर पावर को ना ही हम सपोर्ट करें और ना ही हम इसका इस्तेमाल करें। राइट, देन सपोर्ट ऑफ सार्क, साउथ एशियन नेशंस, है ना, ये जो साउथ एशियन नेशंस को लेकर के सार्क ये जो बना हुआ है, इसको हमने सपोर्ट किया है। 7 कंट्रीज़ हैं इसमें, इंडिया है, नेपाल है ना, सारी एशियन कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके, then thus above the principles have helped India in realizing
इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड हैव गिवन बूस्ट टू आवर फॉरेन पॉलिसी। तो ये जो हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े बेटा, ये हमारी विदेश नीति के मुख्य प्रिंसिपल्स थे। हालांकि आज के डेट में कुछ इसमें से इंक्लूड और भी कुछ इंक्लूड हुए होंगे, कुछ पुराने ख़त्म हो गए होंगे, है ना। तो लेकिन कुल मिला के बात ये है कि हमारे देश ने हमेशा शुरू से ही, हमारा देश एक शांति प्रिय देश रहा है जिसने सभी देशों को सपोर्ट किया है, अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, हमने किसी पर अपनी सुप्रीमेसी नहीं जताई है और इसी वजह से हमारे देश की इमेज वर्ल्ड में एक बहुत अच्छी बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम इंडियाज़ रिलेशन विद हर नेबरिंग कंट्रीज़। अब अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की, पड़ोसी देशों की बात करें तो हमारी बाउंड्रीज़, जो देश की जो सरहद है वो किस किस देश से टच होती है बेटा? चाइना से, नेपाल से, भूटान से, बर्मा से, श्रीलंका एंड पाकिस्तान से। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शुरू से हमारे रिलेशन अच्छे रहे हों या पहले अच्छे हों फिर बाद में बुरे हुए हों। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो होती हैं बेटा वो लोगों के बीच, देशों के बीच भी आती हैं। हालांकि इन प्रॉब्लम्स को पीसफुली सॉल्व किया जाना चाहिए, उसी में हमारी भलाई होती ही है ना। तो अब हमने शुरू से ये चाहा है कि जैसे हमारे और हमारे किसी नेबरिंग कंट्री में प्रॉब्लम है तो हम दोनों उसको सुलझाएं, ना कि किसी थर्ड का इंटरफेरेंस उस पर हो। ठीक है, India has always been has tried to maintain good relations with her neighboring for stability, peace and development of the country। हमारे देश ने शुरू से ही, हमारे देश की ये कोशिश रही है कि वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखे, शांति बनाए रखे और हो सके तो अपना भी डेवलपमेंट करे और अपने पड़ोसी देश के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचे। ठीक है, तो अब हम यहाँ इन जो कंट्रीज़ हैं, 6 कंट्रीज़ में से वन बाय वन हम अपने इनके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा चाइना के बारे में। तो इंडिया एंड चाइना के बारे में अगर हम देखें तो कई सेंचुरीज से चाइना जो है हमारा नेबर रहा है, काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं। अगर हम अशोका के टाइम की बात करें, 3rd सेंचुरी BC की, तो बुद्धिज़्म जो था, अशोका के टाइम पर बुद्धिज़्म काफ़ी फेमस, मतलब बुद्धिज़्म उसने अपनाया था और इस वजह से ये दो देशों के बीच में और भी ज़्यादा क्लोजनेस आ गई थी, है ना। कई बुद्धिस्ट ट्रैवलर जो थे, कई बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे, है ना, उन्होंने चाइना विज़िट किया था अशोका के राज के दौरान। चाइनीज़ ट्रैवलर्स हमारे यहाँ आए, जैसे कि फाहिन, हुआनज़ैंग, ये सब हमारे यहाँ आए थे जब अशोका द ग्रेट का राज था हमारे यहाँ। चाइनीज़ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आके पढ़ाई करते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। हमारे जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, है ना, शास्त्रों के बारे में आके यहाँ पर पढ़ाई करते थे। अब अगर आज की हम बात करें, 1949 से चाइना में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन चुकी है ना, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद। तो जब चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी तो हमने उसका स्वागत किया, है ना, हमने उस पर भी उनसे हाथ मिलाया कि ठीक है भाई, हम और आप मिलकर के दोनों देशों का डेवलपमेंट करेंगे। ओके, अब इंडिया ने हमेशा से ही ये कोशिश की है, हमारी ये डिज़ायर रही है कि हम चाइना से अच्छे रिलेशन बना के रखें। ओके, इसलिए हमने चाइनीज़ रिवॉल्यूशन का वेलकम किया। शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ टू रिकॉग्नाइज कम्युनिस्ट चाइना, देयर बाय हेल्पिंग हर टू बिकम द मेंबर ऑफ। इवन हमारी कंट्री पहला देश था जिन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जब चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी तो उसका हमने स्वागत किया, उसे हमने मान्यता दी और हमने हेल्प किया उसे UN का एक मेंबर बनने में। किसको? चाइना को। ठीक है, इसके बाद फिर 1954 में हमारा चाइना के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे कि हम पंचशील प्रिंसिपल्स कहते हैं, हमने अभी पढ़ा था, है ना। देन इंडिया ने तो कोशिश की कि हम इन प्रिंसिपल्स पर हम बने रहें, लेकिन 1962 में जो वॉर हुई इंडिया चाइना के बीच में, उससे हमारे रिलेशन थोड़े से गड़बड़ आ गए, है ना। ड्यूरिंग 1962 वॉर इंडिया डिफेंडेड हर बॉर्डर्स, दो वॉर वॉज सो सून ओवर, नॉर्मल रिलेशंस बिटवीन टू कुड नॉट बी रीस्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हालांकि हमारी इंडिया वो वॉर हार गया था, लेकिन इस वॉर के बाद जो हमारे रिलेशन थे वो थोड़े से नॉर्मल नहीं रहे और उन्हें वापस से अपनी पटरी पर आने में बहुत लंबा टाइम लगा। लेकिन हमने हमेशा कोशिश की कि हम अच्छे रिलेशन ही बना के रखें। ज़बरदस्ती की लड़ाई हम किसी भी देश से हमने आज तक नहीं की है। हालांकि 2 दशक बाद भी बेटा हम आज भी कोशिश कर रहे हैं, है ना, अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन बने। ओके, हालांकि इट वॉज अगेन रिस्टोर्ड इन 1976। डायलॉग्स वर हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना टू सॉल्व द बॉर्डर इशू। वी हैव द एक्सचेंज ऑफ द डायलॉग्स फॉर रिजॉल्विंग द बॉर्डर इशू। ठीक है, तो 1962 की वॉर के बारे में हमने बात कर ली।
फिर 76 में भी झड़प हुई। ओके, फिर अगर हम आज की बात करें तो इकोनॉमिक, कमर्शियल और पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स काफ़ी सारे साइन हुए बेटा दोनों बॉर्डर के बीच में। लेकिन LAC की जो लड़ाई है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आप लोग सब जानते होंगे, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा कि लास्ट ईयर कितना ज़्यादा यहाँ पर हमारे जो सैनिक हैं वो मारे गए थे, है ना। तो आज भी ये इशू बना हुआ है। हालांकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इस इशू को पीसफुली सॉर्ट आउट करें, बट स्टिल हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो हमें कहीं पर भी इस तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं। स्पेशली चाइना के साथ हमारा इशू आज भी बना हुआ है, बट हमारे देश ने हमेशा कोशिश की है कि इस इशू को हम पीसफुली सॉल्व करें। ओके, तो ये वाला वीडियो मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।